अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। हम लोगों ने अपने दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, सेकंड वन इज काइनेमेटिक्स। आज हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स का जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि डायनेमिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स और डायनेमेटिक्स जो है वो आपस में रिलेट करते हैं, लेकिन किस तरह रिलेट करते हैं मैं थोड़ा सा आपको इसका ना पहले इंट्रोडक्शन देती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होता है। लेट सपोज हमारे पास कोई एक बॉडी है एट रेस्ट, उसने अपनी मोशन स्टार्ट की। जब उसने अपनी मोशन स्टार्ट की उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, उसकी वेलोसिटी चेंज होने की वजह से उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन जनरेट हुई। अब वो जो वेलोसिटी थी जब उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया उसके अंदर जो वेलोसिटी डेवलप हुई, वो वेलोसिटी किस वजह से डेवलप हुई, उसके अंदर कोई एक फोर्स जो थी वो अप्लाई हुई। एक्सटर्नली या इंटरनली कोई एक फोर्स जो थी वो उस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही थी, जिस वजह से उस बॉडी के अंदर वेलोसिटी चेंज होना शुरू हुई और उस वेलोसिटी की वजह से, उस चेंज इन वेलोसिटी की वजह से उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। अब हम लोगों ने वेलोसिटी भी पढ़ लिया, एक्सेलरेशन भी पढ़ लिया, डिस्टेंस कवर भी पढ़ लिया, किस तरह डिस्टेंस कवर हो रहा है। लेकिन जो एक मिसिंग चीज थी काइनेमेटिक्स में वो थी वो फोर्स, कि किस तरह की फोर्स जो है वो उस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है और जिसकी वजह से वो अपनी जो है वो पोजीशन को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो वो जो फोर्सेस हैं, किस तरह की फोर्स, कौन सी फोर्स कब अप्लाई हो रही है, क्यों अप्लाई हो रही है और उसकी वजह से क्या चीज चेंज हो रही है, किस तरह एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, वो सारा कुछ जो है वो हम पढ़ते हैं डायनेमिक्स में। चैप्टर का नाम है डायनेमिक्स और इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली स्टडी ऑफ फोर्सेस। स्टडी ऑफ फोर्सेस which produced on any object। प्रोड्यूस की जगह अगर हम विच अप्लाइड लिखें तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा लगेगा। विच अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एनी ऑब्जेक्ट। स्टडी ऑफ फोर्सेस विच अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो फोर्स जो है वो बेसिकली डायनेमिक्स के अंदर स्टडी की जाती है। अब फोर्सेस बहुत तरह की होती हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फोर्स का वो क्या होता है? फोर्स का अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं तो फोर्स एक ऐसी चीज या ऐसा पुश और पुल होता है जिसकी वजह से या तो बॉडी चलना शुरू कर देती है या फिर बॉडी रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है, उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होगी तो वो स्टॉप होगी, अदरवाइज तो वो चलती रहेगी। तो फोर्स जो है वो ऐसी चीज है जिसकी वजह से बॉडी जो है वो या तो मूव करती है या रुकती है। ऐसा पुश और पुल है जो बॉडी को रेस्ट की हालत में लाने के लिए भी इस्तेमाल होता है और मोशन की हालत में लाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। पुश और पुल, ड्यू टू विच अ बॉडी चेंज इट्स कंडीशन। अब इसके एग्जाम्पल में जो बेसिक एग्जाम्पल है हम वो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अगर एक बॉडी है उसको मैंने ऊपर से छोड़ा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो ऑटोमेटिकली जमीन पे आके गिरेगी ही गिरेगी। अगर एक फुटबॉल है, मैंने उसको किक किया, थोड़ी देर बाद वो जाके रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है, मतलब किसी ना किसी फोर्स की वजह से जो बॉडी है वो एट रेस्ट आती है। अगर ऊपर से छोड़ रही हूँ तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जमीन पे जाकर स्टे करेगा, और अगर मैं उसको किसी फुटबॉल को किक कर रही हूँ तो किक करने के बाद उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है और उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो जो बॉडी है वो रेस्ट में आ रही है। एग्जाम्पल में आप कोट कर सकते हैं कोई भी फोर्सेस, ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी के बाद फ्रिक्शन। अब बेसिकली क्या होता है, हमारे पास टाइप्स ऑफ फोर्सेस होती है। अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होती है, कितने टाइप्स की फोर्सेस है? जो बेसिक फोर्सेस हैं वो टू टाइप्स की। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आती है। वन इज कंटेंट कॉन्टेक्ट फोर्सेस एंड अदर वन इज
1 और 2। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जब दो बॉडीज इन कॉन्टैक्ट आती हैं विद वन अनदर, मतलब एक बॉडी है उसके ऊपर दूसरी बॉडी को हमने प्लेस कर दिया, तो वो जो जिस जगह से वो इन कॉन्टैक्ट आएंगी उस जगह पे जो भी फोर्स अप्लाई होगी उसे तो हम कहते हैं कि वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी है, मतलब बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आना पड़ता है, उस वजह से जो भी फोर्स अप्लाई होती है उसको हम कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। अब नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होती है? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस ऐसी होती हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है लेकिन उसके लिए कांटेक्ट जरूरी है। अगर एक बॉडी बहुत दूर पड़ी हुई है तो भी उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रही है और उस फोर्स को हम कहते हैं वो उस टाइम पे नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे अगर एक बॉडी यहाँ पे पड़ी है और कोई बॉडी बहुत दूर पड़ी हुई है लेकिन एक बॉडी की वजह से दूसरी बॉडी के ऊपर कांटेक्ट में आए बगैर जो है वो फोर्स अप्लाई हो रही है, उसको जो दोनों फोर्सेस है वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से बहुत दूर है लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है, उस फोर्स को हम कहते हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। फिजिकल कॉन्टैक्ट नो नीड। अब अगर हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करें तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आगे 4 से 5 टाइप की फोर्सेस है। सबसे पहली जो है वो है, सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? फ्रिक्शनल फोर्स की मैंने आपको एग्जांपल दी। फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स है जब एक बॉडी को रोकने के लिए कोई ऐसी फोर्स अप्लाई की जा रही है जिसकी वजह से वो बॉडी जो है वो रुक गई है, एक अपोजिशन फोर्स है जिसकी वजह से वो बॉडी रुक गई है। मैंने अभी एग्जांपल दी कि अगर मैंने फुटबॉल को किक किया तो किक होने के बाद तो मैंने फोर्स अप्लाई कर दी, उसको तो रुकना नहीं चाहिए, उसको तो चलते जाना चाहिए, चलता जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली ओपोजिशन फोर्स होती है ऑन एनी ऑब्जेक्ट। अब वो अपोजिशन फोर्स क्या करती है? वो किसी भी बॉडी को रोकने के काम आती है। अगर एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है तो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगी तो वो रुक जाएगी। जिस तरह एक पेंडुलम है, हम पेंडुलम को मूव करवा देते हैं लेकिन आहिस्ता 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 वो रुक जाता है। वो क्यों रुकता है? क्योंकि उसके ऊपर भी एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट वन इज ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या है? ड्रैग फोर्स ऐसी फोर्स है जो पानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करता है। किस तरह? अगर एक बॉडी है उसको मैंने पानी पानी के अंदर पानी जो है उसके ऊपर से गुजरा है तो यह पानी की वजह से जो भी फोर्स अप्लाई होगी उसे कहते हैं वो ड्रैग फोर्स है। ठीक है, पानी है वो गुजरता है, एक स्मॉल पाइप है और एक लार्जर पाइप है, उसके अंदर से पानी गुजर रहा है, तो वो जो पानी एक्सपीरियंस करेगा उस पाइप के अंदर से गुजरने की वजह से कोई फोर्स, उसे हम कहते हैं वो ड्रैग फोर्स है। फोर्स होना लिक्विड, फोर्स अप्लाइड ऑन अ लिक्विड। इस तरह अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं, ये कोई पाइप है, यहाँ से वो ब्रॉड है, यहाँ से वो नैरो है। जब उसके अंदर से पानी फ्लो करना शुरू किया तो यहाँ पे इजीली पानी जो है वो फ्लो हो रहा है क्योंकि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज्यादा है, लेकिन यहाँ जाके उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे जो पानी है वो एक्सपीरियंस करेगा कोई ड्रैग फोर्स, वो यहाँ पे उसकी ड्रैग फोर्स कम होगी और यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा वो ड्रैग फोर्स और वो ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से पानी के ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी और यहाँ से पानी ज्यादा तेजी से गुजरेगा एज कम्पेयर टू दिस पॉइंट। नेक्स्ट वन इज थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स क्या है? थ्रस्ट फोर्स ऐसी फोर्स है अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पानी के ऊपर फेंक दिया, पानी के ऊपर अगर मैंने फेंक दिया वो डूब गया, तो वो उस टाइम पे जो पानी उस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फोर्स लगाएगा उसे कहते हैं वो थ्रस्ट फोर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप कोई प्लास्टिक की खाली बॉटल ले लो, अगर आप खाली बॉटल लो उसको आप पानी के अंदर पुश करो तो आप फील करोगे कि पानी नीचे से ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, उस फोर्स को हम कहते हैं वो थ्रस्ट फोर्स होती है। इस तरह एक पानी की बकेट है,
जब इसके अंदर किसी चीज को, किसी बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट को मर्ज किया जाता है तो पानी इसको हर डायरेक्शन से फोर्स लगाता है। अब ये जो वाटर फोर्स अप्लाई कर रहा है इसे हम कहते हैं ये थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, ये पानी जो है ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसको हम कहते हैं ये थ्रस्ट फोर्स है। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होती है, मैं यहाँ से साफ करती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि नॉर्मल फोर्स क्या होती है। तो थ्रस्ट फोर्स के बाद है नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स किसे कहते हैं? लेट्स सपोज एक बुक है, वो टेबल पे पड़ी हुई है, ना वो मूव कर रही है, ना उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है, ना उसके ऊपर कोई हाथ लगा रहा है, कुछ भी नहीं लगा रहा, लेकिन उस टाइम पे उस बुक को एट द पोजीशन ऑफ रेस्ट एक फोर्स अप्लाई होगी, उसको कहते हैं वो नॉर्मल फोर्स, जो परपेंडिकुलर होती है टू द बुक। अगर बुक इस तरह पड़ी हुई है हॉरिजॉन्टल, तो वो उससे परपेंडिकुलर होगी, मतलब वो अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगी। इस तरह एक बुक है, वो किसी टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। अब इस बुक के परपेंडिकुलर एक फोर्स अप्लाई होगी, इसको कहेंगे नॉर्मल फोर्स। और ये नॉर्मल फोर्स क्या करती है, इस बॉडी को रेस्ट में पड़े रहने देती है। मतलब अगर ये रेस्ट में पड़ी हुई है तो ये नॉर्मल फोर्स की वजह से उस रेस्ट में अपनी पोजीशन को मेंटेन रखेगी, इसे कहते हैं ये नॉर्मल फोर्स होती है। परपेंडिकुलर फोर्स। नेक्स्ट वन इज एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस की एक बेसिक एग्जांपल, अगर आप मोटर बाइक ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं, या अगर आप बहुत ज्यादा तेज हवा में चल रहे हैं, तो आपने फील किया होगा कि आपको जो एयर प्रेशर है वो आपको पीछे की तरफ खींचता है। वो क्या होता है, बेसिकली वो हवा का प्रेशर होता है, वो एयर रेजिस्टेंस होती है जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही होती है, किसी भी और ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होती है, जिसकी वजह से वो उसको बैकवर्ड पुश करती है। मतलब एक ऑपोजिशन फोर्स है जो किस वजह से अप्लाई होती है, ड्यू टू एयर। ऑपोजिशन फोर्स अप्लाइड ड्यू टू एयर प्रेशर। हवा के प्रेशर की वजह से एक फोर्स अप्लाई होती है, उसे हम कहते हैं वो एयर रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट इज टेंशन। टेंशन ऐसी फोर्स है जो किसी स्ट्रिंग में होती है। कैसे? ये एक स्पोर्ट है, उसके साथ किसी भी एक जो स्ट्रिंग है उसको मैंने टाई किया, इसके अंदर जो भी फोर्स इसके अंदर जनरेट हो रही है मोशन की वजह से, हवा की वजह से ये मूव हो रहा है, या किसी ने इसको हिलाया है, इसकी वजह से ये थ्रेड जो है ये मूव कर रहा है, स्ट्रिंग मूव कर रहा है, तो इस वक्त जो इसके अंदर फोर्स होगी वो टेंशन की फोर्स है। मतलब ये एक ऐसी फोर्स है जो किसी स्ट्रिंग में, किसी थ्रेड में, या किसी भी जो है वो डोरी वगैरह में अप्लाई होती है, इसे कहते हैं ये टेंशन की फोर्स है। लास्ट हमारे पास जो कॉन्टेक्ट फोर्स है, उसके अंदर लास्ट हमारे पास फोर्स है इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स ऐसी फोर्स होती है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी को, स्पेसिफिक बॉडी जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी एक्चुअल पोजीशन को रिटेन कर सके, वो इलास्टिक फोर्स की वजह से अपनी पोजीशन को रिटेन करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्प्रिंग है, मैंने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया और मैंने स्ट्रेच के बाद स्प्रिंग जो है ये इतना इलोंगेट हो गया, बड़ा लंबा हो गया। अब क्या हुआ कि ये जो स्प्रिंग था इसके अंदर इलास्टिक लिमिट थी, इलास्टिसिटी की फोर्स अप्लाई हो सकती थी। अब इलास्टिक फोर्स ने इसको क्या किया, इसको जब मैंने इसके ऊपर से फोर्स छोड़ी तो ये वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ गया। ठीक है, तो इलास्टिक फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी जो है वो अपनी एक्चुअल जो शेप है उसको रिटेन कर सकता है, उसको मेंटेन कर सकता है। फोर्स ड्यू टू विच a body retain its actual पोजीशन। एक ऐसी फोर्स जिसकी वजह से बॉडी जो है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन को मेंटेन कर सकती है, इसको कहते हैं हम ये इलास्टिक फोर्स है।
दोबारा देख ले, कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसी फोर्स जिसके अंदर फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी है। अब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कब अप्लाई होगी? ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है जब वो इन मोशन है, ठीक है, उसको रोकने के लिए अप्लाई होती है। ड्रैग फोर्स पानी के ऊपर अप्लाई होती है। वाटर के अंदर जब हम किसी लिक्विड को, किसी भी जगह से कोई लिक्विड गुजर रहा है तो उसके अंदर जो फोर्स अप्लाई होगी उसे कहते हैं वो ड्रैग फोर्स है। थ्रस्ट फोर्स, अगर पानी में किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ऐसी बॉडी को जिसका कोई मास है, वेट है, उसको हम डालते हैं तो पानी उस बॉडी के ऊपर चारों तरफ से, मतलब थ्री साइड्स है तो तीनों तरफ से फोर्स लगाएगा और उसे ऊपर को पुल करेगा, उसे हम कहते हैं वो थ्रस्ट फोर्स। नॉर्मल फोर्स, अगर एक बॉडी पड़ी हुई है, कोई बुक है, कोई भी टॉय है, कुछ भी, तो उसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रही है जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को मेंटेन करती है। रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस ऐसा ऑपोजिशन है जो एयर की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है। टेंशन, टेंशन ऐसी फोर्स है जो स्ट्रिंग में अप्लाई होती है। और इलास्टिक फोर्स ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी इलास्टिक बॉडी जो है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन को मेंटेन करती है, वापस अपनी असल हालत में आ जाती है। नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होती है जिसके अंदर फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती, बॉडीज दूर दूर है तो भी उनके ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रही है। इस तरह की फोर्सेस कौन सी होती है? सबसे पहले तो आता है जी नॉन कॉन्टैक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब हमें पता है ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी ऐसी फोर्स है जो हर एक बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है जब वो बॉडी जो है वो जमीन से दूर जाने की कोशिश करती है। अगर हम मेंटेन जमीन के ऊपर खड़े हैं, अगर चीजें जमीन के ऊपर खड़ी हुई है तो वो किस वजह से है? क्योंकि उनके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है। ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे हर चीज जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ मूव करती है, और इसके लिए फिजिकल कॉन्टेक्ट जरूरी नहीं है। अगर एक बॉडी दूर जा रही है तो वो वापस जमीन की तरफ आएगी जब हम उसके ऊपर से फोर्स को रिमूव करेंगे। ग्रेविटी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब बहुत दूर से भी ऑब्जेक्ट जो है वो वापस अपनी जमीन पे आ जाएगा। एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। इसके अलावा हमें पता है एक टर्म है ग्रेविटेशनल। न्यूटन ने जब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था तो उसने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने एक फोर्स बताई थी जो कि थी F इज इक्वल टू G m1 m2/r²। इसका मतलब अगर दो बॉडीज हैं उनके दरमियान r² डिस्टेंस है तो जो फोर्स अप्लाई होगी वो F इज इक्वल टू G, और G क्या है? G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये किसी भी बॉडी को, अगर बॉडी दूर जाएगी तो ये वापस उसको जमीन की तरफ खींचेगी। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी हो गया। अब जो ग्रेविटी है उसको हम, उसकी वैल्यू जो है वो, ग्रेविटी को स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है जिसकी वजह से बॉडी वापस जमीन पे आती है। उसके अलावा अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल है अगर सन है, सन की ग्रेविटी है, सन के गिर्द जितने भी प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो प्लैनेट्स क्यों रिवॉल्व कर, और वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, वो उससे बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उन सारे प्लैनेट्स पे अप्लाई हो रही है। जब तक वो उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी लिमिट में रहेंगे, उसकी हद में रहेंगे, तब तक वो अपने ऑर्बिट में रोटेट करते रहेंगे, वो उससे बाहर नहीं जा सकते। इसी तरह अर्थ है, अर्थ की एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, और मून जो है वो उसके अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। एक स्पेसिफिक ऑर्बिट है उसका और वो अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है, कभी उससे बाहर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। इसी तरह ड्यू टू द सन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जो न्यूटन का बहुत फेमस एक एक्सपेरिमेंट था कि एक सेब था वो ऊपर से आके नीचे गिरा, तो वो एक ग्रेविटी की एग्जांपल थी। उसने ग्रेविटी जो थी वो इंट्रोड्यूस ही इसी चीज पे करवाई थी कि सेब नीचे क्यों गिरा, दूसरी डायरेक्शन में क्यों नहीं गिरा, बिकॉज ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो है वो जो एप्पल था वो जमीन पे आके गिर गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है सेकेंड फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। एक चीज होती है वेट। अब वेट क्या चीज है? वेट बी बेसिकली
एक फोर्स है जो किसकी वजह से अप्लाई हो रही है, ग्रेविटी की वजह से। अगर एक बॉडी रेस्ट में है, वो पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और उसे कहते हैं वेट, और वो भी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही अप्लाई होती है किसी बॉडी की बॉडी पर। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो दो चार्जेस पर अप्लाई होती है। अब आपको पता है दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है जी पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। किस तरह? इसको भी हम लॉन्ग रेंज फोर्स कहते हैं। लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी जो है लॉन्ग रेंज पे अप्लाई हो सकती है। ग्रेविटेशनल फोर्स में दो तरह की फोर्सेस है, एक तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, अगर सेम चार्जेस हैं तो दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर, और अगर नेगेटिव चार्जेस मतलब दो ऑपोजिट चार्जेस हैं दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, दे रिपेल ईच अदर। बट अगर इफ पॉजिटिव नेगेटिव दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, और इसके लिए भी कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स जो किसी भी मैग्नेट की वजह से किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो। अब एक मैग्नेट है, या तो वो मैग्नेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, या फिर ऐसी चीज के ऊपर अप्लाई करेगा जो मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, फोर्स अप्लाइड ड्यू टू मैग्नेट। अब वो मैग्नेटिक फोर्स है। अब आपको पता है कि मैग्नेट के भी दो तरह के पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ। नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, दे पुश बैक, बट इफ द पोल्स आर ऑपोजिट दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये वाली जो फोर्स है इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब एक मैग्नेट है, वो हमेशा मैग्नेटिक मटेरियल पे ही फोर्स अप्लाई करेगा। मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन, कोबाल्ट, निकल, इस तरह के जो मटेरियल्स हैं उनके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती होती है ड्यू टू मैग्नेट, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब इनके आपस में पोल्स होते हैं, तो ये आपस में अगर सेम पोल्स आ जाए तो दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। इफ द ऑपोजिट पोल्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारे पास, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। अब स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई की जाती है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या क्या आता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, क्वार्क्स होते हैं, लेप्टॉन्स होते हैं, बोसॉन्स होते हैं, वो सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। उनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है उसे हम कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। कुछ फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिस तरह एक न्यूक्लियस है, उसमें न्यूक्लियस ने अपने अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाउंड रखा है। वो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस से कभी भी बाहर नहीं जा सकते। तो वो जो न्यूट्रॉन्स पे फोर्स अप्लाई हो रही है वो अप्लाई हो रही है उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, जो सबसे बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमेशा पेयरिंग करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। इसका मतलब उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस अप्लाई होती है। तो ये सारी की सारी फोर्सेस थी। पहले हमने देखी कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन सी होती है, फिर हमने देखी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस चार होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, एंड द लास्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, आपको समझ आ रही है, तो काइंडली इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी इजी वे में फिजिक्स जो है वो समझने का मौका मिले।